नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। बता दें कि यह बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में की गई। दूसरी खबर कोरोना को लेकर है, जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 193 के पास पहुंच गया है। अब प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 840 हो गई है। तीसरी खबर गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर है, जहां दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से भारत लाया गया है। चौथी खबर अंबाला छावनी से है, जहां 14 वर्षीय बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है। दूसरी खबर कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है, कोरोना का कहर एक बार फिर दिखने लगा है। तीसरी खबर मैक्सिको से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को भारत लाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम दीपक को भारत लेकर आई है। चौथी खबर इलाज के दौरान एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। महज 14 साल ही इस बच्ची की उम्र बताई जा रही। इस बच्ची की अब इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हुई है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम एक एक कर बात करने वाले हैं। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। आपको बता दें कि यह बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में की गई। वहीं बैठक 20 से अधिक एजेंडों पर चर्चा की गई है, जहां कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अहम बैठक हरियाणा कैबिनेट की हुई है। राज्य मंत्री संदीप सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि करीब 20 मुद्दों को लेकर इस अहम बैठक में चर्चा की गई है और सीएम ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। चंडीगढ़ में इस अहम बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग बेहद अहम बताई जा रही है, क्योंकि हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक थी जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्री जो हैं, माफ कीजिए, मंत्री जो हैं, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। चंडीगढ़ में आज ये हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है और इस बैठक में 20 से ज्यादा एजेंडे रखे गए, जिन पर चर्चा इस बैठक में की गई है। चंडीगढ़ में इस अहम बैठक का आयोजन यहां किया गया। करीब 20 मुद्दों पर चर्चा इस अहम बैठक में की गई और सीएम मनोहर लाल ने ही बैठक की अध्यक्षता की है। तमाम विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा एजेंडे इस बैठक में सभी के सामने रखे गए और उन्हीं मुद्दों पर जो चर्चा है वो इस बैठक में की गई है। सीएम मनोहर लाल ने तमाम जानकारियां, सुझाव जो हैं इस बैठक में मंत्रियों से लिए और उसके बाद उन मुद्दों पर चर्चा यहां की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, खुद सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में यह अहम बैठक यहां की गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक यहां की गई। चंडीगढ़ में ये बैठक की गई। लगातार अभी सीएम इससे पहले 3 दिवसीय भिवानी दौरे पर भी पहुंचे हुए थे। वहां सीएम ने तमाम जानकारियां अधिकारियों से भी जुटाई और जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से भी मुलाकात की।
लोगों ने अपनी शिकायतें सीएम तक पहुंचाई और सीएम ने तुरंत ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही सीएम ने आश्वस्त भी किया कि जिन भी किसानों की फसलें बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, उनका मई महीने में मुआवजा दे दिया जाएगा। इससे पहले स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। उसके बाद सीएम चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ में यह अहम बैठक आज की गई। इसमें 20 से ज्यादा एजेंडों को लेकर चर्चा की गई है। खुद सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। और अब इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सत्यव्रत जी, क्या कुछ इस अहम बैठक में निकलकर सामने आया? क्या कुछ चर्चाएं यहां पर की गई हैं? सत्यव्रत जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही? तो चंडीगढ़ में ये अहम बैठक यहां की गई। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा एजेंडों पर इस हरियाणा कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। सीएम मनोहर लाल ने यह बैठक की अध्यक्षता भी की है। तमाम विभागों के जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने सीएम मनोहर लाल के साथ 20 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा की है। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ इस बैठक में चर्चाएं की गई हैं? क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आया? सर सत्यव्रत जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? शायद उन तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है। तो चंडीगढ़ में ये अहम बैठक यहां की गई है। जो कुछ इसमें से निकलकर सामने आ, लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 20 से ज्यादा एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा की गई है और खुद सीएम मनोहर लाल ने ही इस बैठक की अध्यक्षता की है। चंडीगढ़ में यह हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। आपको बता दें, इससे पहले सीएम भिवानी दौरे पर थे। 3 दिवसीय दौरा सीएम का था, जहां पर वो तमाम जो गांव हैं उन्होंने वहां दौरा किया, गांव के लोगों से मुलाकात की, उनसे उनके दर्द को जाना, उनकी समस्याओं को सुना और सीएम ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि जल्द ही जो किसान हैं उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जुड़े हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बैठक यहां कैबिनेट की हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज 9 साल के बाद अगर बैठक होती है और 9 साल तक जनता पिस रही थी, तो उस समय तो इन्होंने कुछ देखा नहीं। आज बात करते हैं कि हम ओलावृष्टि याद आई है इनको 9 साल के बाद। हर साल ओलावृष्टि होती है और किसानों की दयनीय हालत हो चुकी है। अब इनको 9 साल के बाद जो है ये याद आ रहा है, क्योंकि जनता के बीच में जाना है। घमंड जो है और अहंकार है जो वो बहुत बड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश के ऊपर आज एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कर्जे के साथ जन्म लेता है। आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं और इनको अब याद आ रहा है हमें ये फैसला लेना है, जनहित का ये फैसला लेना है। अभी जनहित के फैसले लेने का टाइम जा चुका है इनका। अब तो इनको अगला टाइम ये आ गया कि अब इनको हालात में लोगों को आगे फेस करना है। जब तक गांव के अंदर घुसना था, इतनी लाठियां भाजी सरपंचों के ऊपर, वो हालात इन्होंने नहीं देखा। जिस समय किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे, इन्होंने बिल्कुल उनकी हालात नहीं पूछी। आज पूछने का क्या फायदा, आज करने का क्या फायदा? आज भी ये बात पोर्टल खेल रहे हैं। वो पोर्टल उन लोगों के लिए चलता है जिनको ये चाहते हैं, और जिनको ये नहीं चाहते उनके लिए पोर्टल खुलता नहीं है। तो ये हालात है इस समय हरियाणा प्रदेश की
ठीक है, अभी देखते हैं कैबिनेट में क्या फैसले हुए हैं। मैंने देखी नहीं अभी पूरी तरह से, पर मैंने सुना था कि आज कैबिनेट हो रही है। अच्छी बात है, फैसले ले लोग हित के, तो इनको लोग समझें, लेकिन इन्होंने बहुत बुरे हालात प्रदेश के कर दिए। आज 37.4% बेरोजगारी दर है हरियाणा की। आज हालात इतने खराब है कि लोग त्रस्त हो रखे हैं इनसे। केवल जी, आपने सरपंचों की बात की, लेकिन सीएम का यह कहना है कि सरपंच जो है वो खुश हैं, वो अपना काम करवा रहे हैं। यही तो दिक्कत है। और साथ ही साथ अभी भिवानी दौरे पर भी सीएम थे। जी, भिवानी दौरे पर भी सीएम थे। वहां पर पहुंचकर उनका यह कहना है कि उन्होंने बात की है किसानों से और अब मई महीने तक उनका मुआवजा जो है खराब फसलों का दे दिया जाएगा। यही तो दिक्कत है। आज भी जो है देने की बात कर रहे हैं, फिर पोर्टल पे लोड करने की बात कर रहे हैं। कौन सा पोर्टल? जो चल ही नहीं रहा। ऐसे इंटरनेट जो लागू नहीं है, ऐसे फोन जो शहरों के अंदर नहीं चल रहे, गांवों के अंदर कैसे चलेंगे? कौन सा पोर्टल कैसे लोड होगा? किसानों की इतनी कंप्लेंट है, ये कोई सुनना नहीं चाहते, ये कोई उनके ऊपर बात सुनने को राजी नहीं है। ये पोर्टल के ऊपर पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। ये अगर पोर्टल ने ही काम करना है तो फिर सरकारी अधिकारियों का क्या काम है? ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सतव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हैं। सतव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये बैठक हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो बात की है, लेकिन अभी जो हालात हैं वो प्रदेश के बेहद खराब है। सतव्रत जी। जी, क्या नहीं? सतव्रत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरी आवाज आपके पास नहीं आ पा रही? जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, कांग्रेस ने अपने समय में जो खरामट्टी देश की समाज की है, उससे बाहर सोच भी नहीं, निकलना भी नहीं चाहते। ये नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। दुनिया कहाँ चल रही है? होटल्स के ऊपर यदि कोई चीजें आती हैं तो आप सोचिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सब लोग एक ऑफिस में आएंगे, एक साथ आएंगे, कैसे संभव हो सकता है इन चीजों को मैनुअल करना? बढ़ती आबादी के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग आज दुनिया उसके आधार पर आगे बढ़ रही है। ये अभी तक वोटिंग के लिए परेशान हो रहे थे कि वोटिंग मशीन से नहीं करनी चाहिए, पेपर से करनी चाहिए। ये पुराने जमाने के लोग हैं, पुरानी आदतें इनकी, पुराना जो इन्होंने अपने समय में भ्रष्टाचार, लूट खसूट, गरीब किसान की जो हालत खराब की थी, वो अभी इनकी मानसिकता। जी, उनका सवाल ये भी है कि अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं जब सब कुछ पोर्टल पे किसानों को ही करना है और पोर्टल चल नहीं रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि पोर्टल के ऊपर मैनुअल हो सकता है या उसके ऊपर भी कुछ लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? पोर्टल को ही सारा काम करना है। उसमें तो केवल आपका जो मैनुअल सिस्टम है उसको हटाकर केवल ऑनलाइन किया कि आप कंप्लेंट आप वहां जाएंगे, भीड़ करेंगे, कागज लाएंगे, लिखेंगे, आप वहीं के वहीं कर दो। ये सरकार के द्वारा सुविधा है। इस सुविधा को ये बोझ मानते हैं, मान नहीं रहे पब्लिक को। आज का युवा कौन सा ऐसा परिवार है जिसके अंदर मोबाइल नहीं रहते? कौन सा ऐसा परिवार है जहां लोग मोबाइल से अपने व्यक्तिगत और बाकी काम नहीं हो रहा है? क्या कोई ऐसा गांव में? हरियाणा तो विशेषकर मैं कहता हूं, कोई गांव और कोई व्यक्ति ऐसा परिवार ऐसा नहीं है जो मोबाइल पर अपने काम ना करते हो। ये तो केवल एक लोगों को भ्रम डालने को, और लोग इनसे रिएक्ट भी करते हैं। अरे यार, टेक्नोलॉजी का हम घर बैठे बैठे अपनी चीजें कर सकते हैं, अपने खेत में बैठ के कर सकते हैं। तुम पुराने जमाने की बात करो कि 2-4 घंटे खराब करो, ऑफिसों में जाओ, वहां जाओ, ये जाओ, चक्कर काटो। पोर्टल के ऊपर काम होगा, बाकी कंप्लेंट जो मैनुअल होती है वो पोर्टल पर आ जाएंगी। देखेगा तो अफसर ही, काम तो वही उसी को करना है, लेकिन वो बाकी लोगों की समस्याओं को या उनके समय की बचत के लिए ये सब है। ये इनकी समझ में आता नहीं, क्योंकि मोटी बुद्धि के अपने समय कुछ किया नहीं। इनके प्रधानमंत्री थे जो कहते थे, सर सुनिए, इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं दिल्ली से भेजता हूँ और वहां पहुंचते वो केवल 15 रुपया पहुंचता है। किसके कारण से? इनकी तो आदत है ना वो सब चीजें। आज टेक्नोलॉजी से दिल्ली से 2000 चलता है तो वो खाते में 2000 ही पहुंचता है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और आप इस बात को लेकर पीछे 48 शताब्दी में जाना चाहते हैं, देश को ले जाना चाहते हैं। बढ़ती आबादी को कैसे आप नियंत्रण किया जा सकते हैं? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। केवल जी, आपने सब सुना।
यहां पर कि जब आपकी सरकार थी तो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि ऊपर से मैं 1 रुपया भेजता हूं लेकिन नीचे तक वो पहुंचता ही नहीं है, और अब जब सरकार डायरेक्टली अकाउंट में डाल रही है तो उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, गलत कह रहे हैं। वो अपनी एक बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, ये उसको तंज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैसा ही नहीं किसी को मिलता था। उन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके ऊपर रोक लगानी है। इन्होंने उसका दूसरा इंटरप्रेट कर दिया। अभी मैं बात करना चाह रहा हूं, ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिकल पोर्टल है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। देखिए, हमने किसानों के अगेंस्ट 3 काले कानून नहीं बनाए थे, हमने उनकी मर्जी के कानून बनाए थे, हमने उनको सहूलियत देने के कानून बनाए थे। इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए कानून बनाए हैं। इन्होंने वो जो 3 काले कानून बनाए थे वो नौलखा में 100 एकड़ जमीन के करीब जो है वो अडानी को दी है, उसका CLU किया है। वो किस लिए किया है कि जो हमारा हरियाणा का जो जितना भी खेती है वो उसको ताले में बंद कर दिया जाए। 100 एकड़ के अंदर ताले लगा के उसके अंदर हमारी खेती बंद कर दी जाए और आम आदमी जो है वो दाने दाने को मोहताज हो जाए। ये लोग ये काम कर रहे हैं और आम जनता जो है उसको जो अपना ही जो कनक और जो जीरी होगी वो अपने ही को खुद को महंगे रेट में मिलेगी। जो 10 रुपए की चीज बनेगी वो 100 रुपए की मिलेगी या 200 रुपए की मिलेगी। ये इस तरीके से बिजनेसमैनों के लिए ये सरकार काम कर रही थी। लेकिन उन किसानों ने पूरे दिल्ली को घेर के रखा 1 साल तक, 750 शहादत दी उन्होंने, और फिर उसके बाद अपनी जान छुड़वाई जब मोदी जी ने माफी मांगकर वो कानून वापस लिए। अब मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। उन्हीं किसानों को ये कह रहे थे, सुनिए, उन्हीं किसानों को ये कह रहे थे कि ये जो है आतंकवादी है। उन्हीं किसानों को ये कह रहे थे ये जो है उन्हीं किसानों के अगेंस्ट जो कितना कुछ बोला, कितना कुछ उनके अगेंस्ट उगला इन्होंने, वो सारी चीजें डोमेन में है। कितनी लाठियां मारी, कितनी उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े, कितनी उनके कीले लगाई उनके लिए, वो सब पता है सब लोगों को। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 193 के पास पहुंच गया है। अब प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 840 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण दर 5.13% पर पहुंच गई है। एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद संक्रमण के मुख्य केंद्र बन रहे हैं। इसके अलावा पंचकुला में भी ज्यादा केस मिल रहे हैं। मंगलवार को यमुनानगर में कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रादौर ब्लॉक की रहने वाली महिला को 30 मार्च को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग की कमेटी आईसीएमआर प्रोटोकॉल के तहत महिला का अंतिम संस्कार करेगी। मंगलवार को प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के 193 नए संक्रमित केस मिले हैं। इनमें से 140 संक्रमित केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही मिले हैं। हालांकि इस बीच 114 मरीजों ने कोरोना को मात दी और वो वापस घर लौटे। इसमें रिकवरी दर 98.91% और मृत्यु दर 1.01% पर स्थिर बनी हुई है। मंगलवार को 3178 लोगों ने वैक्सीन लगवाकर कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच पहना। इसमें 369 लोगों ने पहले और 603 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री सभी को मास्क लगाने की हिदायत भी दे रहे हैं। तो लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में संक्रमण एक बार फिर और डर कोरोना का एक बार फिर दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ हरियाणा के मंत्री ने यहां पर मास्क लगाने की हिदायत दे दी है। लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मरीज कोविड के मिले। स्वास्थ्य विभाग ने लगातार चिंता जाहिर की है और लोगों को हाथ सैनिटाइज करने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की बात कही है। और हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए और आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए
हेल्थ एक्सपर्ट वरुण शर्मा जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वरुण जी, कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब प्रदेश में फरीदाबाद और गुरुग्राम से भी केसेस जैसे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में ज्यादा संख्या में लोग बाहर से भी पहुंचते हैं, कई लोग जॉब के लिए भी यहां पहुंचते हैं, तो कितना चिंता का विषय ये एक तरीके से बन जाता है? देखिए, कोविड के केसेस भी बढ़े हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो टेस्टिंग बढ़ गई है जी, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग बीमार हो रहे थे। पिछले 2-3 महीने से काफी लोगों को खांसी जुकाम चल रहा था। तो अभी चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत रिपीटेडली बहुत सारे, अब हमारे को 3 साल 4 साल हो गए हैं इसी प्रॉब्लम से जूझते हुए। तो मुझे लगता है कि अब की बार हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड है कोविड से लड़ने के लिए और आने वाले टाइम के लिए। और अब हम इसके लिए हमारे हर किस्म से हम हर फ्रंट फुट पे होके हम लोग इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं, हमारे पास हर सुविधाएं अवेलेबल हैं जो 3 साल पहले नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार भी लड़ने का कोई विषय है। डॉक्टर वरुण, कई बार ये देखा जाता है कि जो हालांकि 2019 जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप देखने को मिला और जो हालात हो गए थे, लोगों में डर बैठ गया था, लेकिन कई जो लोग हैं वो ये भी बात करते हुए नजर आते हैं कि जब तेज धूप पड़ती है या फिर गर्मी तेज पड़ती है तो जो संक्रमण है वो उतना ज्यादा नहीं फैलता है। इस तरीके की बातें भी लोग करते हुए नजर आते हैं। कितनी सच्चाई इसमें है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहले तो हम यही बोलते रहे कि इटली में जब फर्स्ट वेव आई थी और इटली में लोग मरे थे, तब सबने बोला कि नहीं वो तो कोल्ड कंट्री थी, वो तो यूरोपियन कंट्री थी, वहां ठंड रहती है, वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, ये हमारी गर्म कंट्री है। उसके अगले साल ही सबके जो मिसकंसेप्शन थे एकदम ही गायब हो गए। जब आपने देखा कि पिछले से उसके अगले साल गुड़गांव में ही कितनी डेथ हो गई थी, तब बड़े बड़े हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। तो वो गर्मी का सीजन था, अप्रैल महीने मैक्सिमम डेथ हुई थी। उस टाइम पे ऑलमोस्ट गर्मी पहुंच चुकी थी। तो ये वेदर से कोई लेना देना नहीं है। और जो अब का बार जो अभी का जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन ने अभी तक कुछ इतना ज्यादा लीथल नहीं किया है और हमें अब उम्मीद है कि करेगा भी नहीं। बाकी देखिए, वो तो टाइम ही बताएगा कैसे कौन करता है, पेशेंट और वायरस भी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जी डॉक्टर वरुण, कई नुस्खे भी लोग अपनाते हैं कपूर को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। हालांकि कोविड के साथ इतना समय बिताने के बाद भी लोगों में भ्रांतियां अभी तक हैं और कपूर को लेकर भी आपने भी सुना होगा, कई लोग पूछते भी हैं क्या उससे संक्रमण नहीं हमारे पास आता है, अपने बच्चों को कपूर लेकर जाते हैं, तो वो उसमें कितना वो सही है, क्या कुछ कारगर है? देखिए, ये सब नीम हकीम खतरे जान है। जब ऑलरेडी हमारे पास प्रोटोकॉल्स बन चुकी हैं, ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुके हैं, ऑलरेडी हम इतना सफर कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा किसी और के पास जाके इलाज करवाना चाहिए या कोई और सजेशन लेना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर वरुण शर्मा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मेक्सिको से भारत लाया गया है। मेक्सिको में एफबीआई की मदद से गिरफ्तार उसे किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दफ्तर उसे लाया गया और एफबीआई और स्पेशल सेल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब उससे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। अम्बाला छावनी में 14 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची की हार्ट सर्जरी हुई थी और उसे खून की कमी रहती थी, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। अचानक से उसकी तबीयत बेहद ज्यादा बिगड़ गई और इस वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बच्ची का पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को शव सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि निजी अस्पताल में स्ट्राइक होने की वजह से सिविल हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया था। जब बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे आदेश हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक 14 वर्षीय बच्ची इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बच्ची की बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को बच्ची का शव दिया जाएगा। उल्टियाँ हुई, एक उल्टी आई तो हम उसी समय लेके उसको हॉस्पिटल गए। हमने जान के कल स्ट्राइक होने की वजह से डॉक्टर साहब नहीं मिले,
और फिर वहां से जो है सिविल हॉस्पिटल में लेके आगे सिविल हॉस्पिटल में इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, टैबलेट वगैरह दी, तो उसके बाद बोले कि आप ले जाओ घर, अभी ठीक है। ऑक्सीजन भी दिया था इन्होंने कि अब तो ठीक है, अब घर ले जाओ, फिर कल चेक करवा लेना। तो बेटा और बहू जो है गुड़िया को लेके गेट के बाहर ही गए, बस उसने जूस पीने की इच्छा जाहिर करी। जूस वाली रेडी तक तो पहुंचे नहीं, वहीं एकदम तबीयत खराब हो गई। हमारे पास एक ब्रोड डेड का रुका था आदेश हॉस्पिटल से, भाई 14 साल की लड़की की डेथ हो गई है। तो हम उसके के नाम आदेश हॉस्पिटल पहुंचे। आदेश हॉस्पिटल से अपना जो डेड बॉडी थी उमीसा था, जो ये मृत्यु थी लड़की 14 साल की है, 9th क्लास में पढ़ रही है। तो इसको के नाम में वहाँ से रुका प्राप्त करके अपने के नाम जो भी कार्रवाई। और खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।